इससे पहले कि हम कोरोना वायरस के बारे में या किसी भी वायरस के बारे में जानें, पहले ये देखते हैं कि एक नॉर्मल सेल में और एक वायरस के बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वायरस को ह्यूमन सेल में या किसी एनिमल सेल में बिना एंटर किए हुए रिप्रोड्यूस करना या मल्टीप्लाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस स्लाइड में देख सकते हैं एक नॉर्मल एनिमल सेल या यूकारियोट सेल, जो कि एक पूरे एनिमल किंगडम में लगभग इसी तरह का सेल होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस है जो कि हमारा डीएनए कैरी करता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके अलावा छोटे छोटे सेल ऑर्गन्स दिख रहे हैं, जैसे कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER जो कि स्लाइड में लिखा है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्लाइड में RER लिखा है। तो ये जो RER और SER हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और गोल्जी बॉडीज है वो जो ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं RER और SER से, वो इनको पैकेज करता है और असेंबल करता है एक तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे सेल को प्रोपेगेट या मल्टीप्लाई करने में या रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। और एक वायरस में ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सेल ऑर्गेनेल है, वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ और चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये सारे फंक्शंस करने ज़रूरी हैं, और उसके पास ये ऑर्गेनल्स नहीं होते, इससे मिलते जुलते ऑर्गेनल्स नहीं होते। इसीलिए जब तक वायरस किसी सेल में एंटर नहीं करेगा, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। इसीलिए आउटसाइड द सेल या बॉडी कोई वायरस प्रैक्टिकली डेडता है बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम। तभी थोड़े टाइम के बाद वो वायरस प्रैक्टिकली इनइफेक्टिव हो जाता है, और जैसे ही वो दोबारा से सेल में एंटर करेगा, ये हमारे ही सेल के मैकेनिज्म या सिस्टम्स को हाईजैक करता है और उसी को हमारे अगेंस्ट यूज करता है। तो इसीलिए वायरस जो है वो इतने लंबे टाइम तक हमारे सेल के अंदर सर्वाइव भी कर सकता है, क्योंकि वो हमारे सिस्टम को हमारे अगेंस्ट यूज करता है। अब देखते हैं एक वायरस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें देख सकते हैं पहले स्लाइड में कि वायरस के पास बेयर स्केलेटन होता है, जैसे ह्यूमन का स्केलेटन होता है ना, बेयर मिनिमम चीज़ें होती हैं। मोबिलिटी के लिए जैसे देख सकते हैं कि ये टेल फाइबर्स होते हैं, एक नेक होता है, और एक आइकोसाहीड्रल या टेट्राहीड्रल ऊपर में एक बॉक्स जैसा होता है, जिसमें कि DNA हो सकता है या फिर RNA भी हो सकता है। ये दूसरी स्लाइड में देखिए, जैसे एक बाहर से एनवेलप होता है और एक ये थोड़ा सा प्रोटीन बना होता है, बेसिक प्रोटीन, और उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, RNA हो सकता है, DNA हो सकता है, वो स्टोर्ड होता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनके पास कोई वो ऑर्गेनल्स जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जिससे कि मल्टीप्लाई नहीं कर पाते बाहर। तो इसीलिए इनको किसी सेल के अंदर जाना ज़रूरी है, ताकि ये अपना प्रोपोगेशन कर सकें या मल्टीप्लाई कर सकें। इस स्लाइड में हम देखेंगे RNA और DNA वायरसेस के बीच में कुछ और डिफरेंसेस हैं वो। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं कि जो DNA जो होता है वो बायोकेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है, वो डबल स्टैंडर्ड होता है, और ये इसका जो स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में या स्लाइड में, उसको वॉटसन और क्रिक ने डिस्कवर किया था, और इस चीज़ के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, और इसी तरह का DNA हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो DNA वायरसेस जो होते हैं वो एक बार हमारे सेल में आते हैं, उसके बाद उनका जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो प्रैक्टिकली हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है
वो वायरस के डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो हमारे डीएनए के साथ मिल चुका होता है। तो उससे क्या होता है कि उनका डिस्ट्रक्शन ईजी नहीं होता है, और ये क्योंकि स्टेबल होता है तो ये वायरस जो स्ट्रक्चर होता है वो जल्दी डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है खुद से भी। और ये थोड़े ज़्यादा एलैबोरेट वायरसेस होते हैं, तो जब ये रेप्लिकेट हो रहे होते हैं या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं हमारे सेल में, तो पहले इनके कंपोनेंट्स बनते हैं और इनका एनवेलप बनता है, कैप्सिड बनता है, और वो बाकी काफ़ी अच्छे तरीके से बाकी मटेरियल को उसमें पैकेज करते हैं। तो ये बेसिकली ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। आरएनए वायरसेस जैसे कि देख सकते हैं कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये वैसे ही थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। और ये जो आरएनए है अगर एलियन है तो ये हमारा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो एक्चुअली में हमारा सेल जो है वो नॉर्मली आरएनए वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए थोड़ा एफर्ट भी लगाता है। और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है या बार बार जो इंटरजेनरेशनल ये जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बार बार, तो इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बेसिकली हम ये सोच सकते हैं कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वायरसेस तो उस दौरान दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई ऐसा एरर हो जाए जिससे कि खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले। जैसा कई बार होता है कि कुछ वायरसेस बहुत ही ज़्यादा लीथल होते हैं, पर कुछ मल्टीप्लिकेशन से कुछ जनरेशन्स के बाद उनकी जो लिथैलिटी होती है वो कम हो जाती है। दूसरी तरफ ये हो सकता है कोई ऐसा एरर आ जाए जिसकी वजह से और ज़्यादा डेंजरस हो जाए, इसके भी चांसेस होते हैं। जैसे होता है कि कुछ वायरसेस हैं जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, पर अचानक से उनमें एक म्यूटेशन होता है या चेंज होता है और वो ज़्यादा लीथल हो जाता है। तो इनकी स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा भी एक आरएनए वायरस है, पर उसके नए नए स्ट्रेन्स आते रहते हैं और कई बार वो पेंडेमिक करता रहता है। तो और इसका जो असेंबली के दौरान या रेप्लिकेशन के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा इसमें एरर हो सकता है और इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। वायरसेस बहुत सारे होते हैं और उनको भी क्लासिफाई करना पड़ता है, जिस तरह से कि बहुत सारे एनिमल स्पीसीज़ होती हैं और उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि एनिमल किंगडम में होता है ममीलिया, एव्स, रेप्टिलिया, उसी तरह से वायरसेस में भी क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है। तो वायरसेस में क्योंकि ज़्यादातर वो बहुत छोटा होता है, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए हम बेसिकली उसका जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ा क्लास डिवीज़न है वायरसेस का वो है कि भाई वो डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है। तो डीएनए वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा और आरएनए वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो डीएनए है वो कैसा है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर डीएनए है। उसी तरह से आरएनए में भी देखते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस क्लासिफिकेशन में या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए SsRNA प्लस ब्रैकेट में लिखा है पोलैरिटी और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ब्रैकेट में लिखा है माइनस पोलैरिटी। इसका मतलब क्या है? तो ये दोनों बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इनका जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस का। पर क्योंकि हम ये जानते हैं जो सेंट्रल डॉगमा है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए है जो कि प्रोटीन्स को बनाता है। ये सेंट्रल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए का होगा और उससे आरएनए बनेगा और वो आरएनए प्रोटीन बनाएगा जो कि ह्यूमन सेल्स में होता है। और ये बायोकेमिस्ट्री जो है वो लगभग यूनिवर्सली फॉलो होती है। लेकिन वायरसेस में यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विथ पॉजिटिव पोलैरिटी है, यहाँ पे इनका जो आरएनए है वो डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। और यहाँ पे जो अब जैसे बनिया वायरस है और एरिना वायरस है, यहाँ पे 6 o'clock पोजीशन में, तो यहाँ पे जो है उस पोलैरिटी जो नेगेटिव पोलैरिटी है उसकी वजह से इन वायरसेस को पहले डीएनए बनाना पड़ेगा और उस डीएनए से फिर प्रोटीन बना पाएंगे। यानी कि इनको थोड़ा लंबा प्रोसेस लगेगा इनको मल्टीप्लाई होने में हमारे सेल के अंदर।
तो ये डिफरेंस है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी का और नेगेटिव पोलैरिटी का। और जो कोरोना वायरस और जो वायरस आजकल जिसका एपिडेमिक हम फेस कर रहे हैं, वो एक्चुअली में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विथ पॉजिटिव पोलैरिटी है, यानी कि डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। एक बार हमारे सेलुलर मशीनरी को हाईजैक कर लें या ओवर पावर कर लें, जो भी। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स डीएनए वायरसेस के और आरएनए वायरसेस के, क्योंकि जो इनके नाम जो हैं या इनके फैमिलियल नेम्स जो हैं, जो कि हमने वो क्लासिफिकेशन वाले क्लॉक में देखा था, वो नॉर्मली यूज़ नहीं होता है। कुछ डीएनए वायरसेस हैं, जैसे हर्पीज वायरस है, वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस है। वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस वही है जो कि चिकन पॉक्स करता है। तीसरा है साइटोमेगालो वायरस, जो कि प्रीमेच्योर बेबीज जो होते हैं उनमें न्यूमोनाइटिस कॉज करता है। साइटोमेगालो वायरस जो है वो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है उनको अफेक्ट करता है, और साथ में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स हैं, क्योंकि जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसीव करता है वो भी इम्यूनोसप्रेसेंट पे रहते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखा जाता है, तो उस टाइम पे भी साइटोमेगालो वायरस जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और है पॉक्स वायरस। तो पॉक्स वायरस है वो स्मॉल पॉक्स कॉज करता था, जो कि अब एक्चुअली में इरेडिकेट हो चुका है वर्ल्ड से। और पॉक्स वायरस जो था वो लार्जेस्ट वायरस था, वो इतना बड़ा था साइज़ में कि उसको हम एक नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते थे। और ये एकमात्र डीएनए वायरस है जो कि साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट है एडिनो वायरस, जो कि मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को और कॉज करता है और निमोनिया को कॉज करता है, और ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कॉज कर सकता है। अब आते हैं हम कुछ आरएनए वायरसेस के बारे में जानने के। तो जो सबसे कॉमन आरएनए वायरस है जिसके बारे में आजकल सुन रहे हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोरोना वायरस है। कुछ और आरएनए वायरसेस हैं, मीसल्स वायरस, मम्प्स वायरस और रूबेला वायरस, जिनके लिए MMR का वैक्सीन भी दिया जाता है, जो कि हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का एक पार्ट है। चिकनगुनिया वायरस भी आरएनए वायरस है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस भी आरएनए वायरस है। जो वायरस पोलियो कॉज करता है वो भी आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस ए वायरस आरएनए वायरस है, पर हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डीएनए वायरस है। ये है कि सारे हेपेटाइटिस फैमिली का वायरस है, ये नहीं है कि एक ही साथ आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डीएनए वायरस है। HIV वायरस जो है वो थोड़ा यूनिकली प्लेस्ड है, क्योंकि HIV वायरस है तो आरएनए वायरस, पर ये जैसे ही ह्यूमन सेल्स में एंटर करता है, इसके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उससे वो डीएनए बना लेता है और उसके बाद ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो बेसिकली जब HIV एड्स कॉज कर रहा होता है उस टाइम पर उसका जेनेटिक मटेरियल जो कि प्रोसेस में होता है उस इन्फेक्शन को कॉज करने में, वो एक्चुअली में डीएनए होता है। पर नॉर्मल स्टेजेस में जब वो हमारे सेल के बाहर होता है तब वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। रोटा वायरस जो डायरिया कॉज करता है वो भी आरएनए वायरस है, और रोटा वायरस की जो वैक्सीन है जैसे कि रोटारेक्स, रोटावीर, और वो जो कि हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी है, वो एक्चुअली में इसी वायरस को टारगेट करके बनाई गई है। इबोला वायरस जिसका आउटब्रेक हुआ था थोड़े टाइम पहले, वो भी आरएनए वायरस है। सार्स जो वायरस था जो 2003 के आसपास बहुत ज़्यादा चाइना में स्प्रेड हुआ था, वो भी आरएनए वायरस है। तो बेसिकली जो हम सुनते हैं नॉर्मली उनमें आरएनए वायरसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली डीएनए वायरसेस के।
फ्रेंड्स, अब आते हैं हम उस वायरस पे जो कि आज का स्पॉटलाइट में है और ये इस वीडियो का और कन्वर्सेशन का पर्पस भी है, वो है कोरोना वायरस। तो वो जो हमारा क्लासिफिकेशन क्लॉक था उसमें हम देख सकते थे कि एक फैमिली थी जो कि 7 o'clock पोजीशन पे थी आसपास, जो कि लिखा था कोरोना विरिडे, CORONAVIRIDE, और उसी के पास था एक और वायरस जो कि ऑर्थोमिक्सोविरिडे है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्थोमिक्सोविरिडे के बारे में थोड़ा आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी करते हैं कोरोना विरिडे के बारे में डिस्कस। तो ये वही फैमिली है जो कि जिसके अंदर ये कोरोना वायरस जो अभी पेंडेमिक कॉज कर रहा है वो, और जो सार्स वायरस जो कि 2003 में चाइना में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, और एक मिडिल ईस्ट में वायरस हुआ था जिसको MERS बोलते थे, मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तो ये 2012 के आसपास हुआ था। तो ये दोनों जो एपिडेमिक्स थे, सार्स और ये मर्स, ये थोड़े लोकलाइज थे। जैसे कि सार्स लोकलाइज था चाइना में, हांगकांग में, हनोई, वियतनाम, ये वर्ल्ड में स्प्रेड नहीं कर पाया था। और दूसरा जो मर्स वायरस है वो सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, जॉर्डन, येमेन में हुआ था और इंडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ था। और ये भी माना जाता था कि जो मर्स वायरस है वो कैमल्स से ह्यूमन में स्प्रेड हो रहा था। तो ये जो अभी कोरोना वायरस है, इसका एक्चुअल नेम है वो है SARS-CoV-2, क्योंकि इससे पहले वाला जो 2003 में चाइना में हुआ था उसका नाम था SARS-CoV। अब देखते हैं कि कोरोना वायरस को कोरोना वायरस कहते क्यों हैं, मतलब बेसिकली इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एक उस वायरस का रफ स्ट्रक्चर। तो उसमें आप देख सकते हैं कि रेड कलर के जो स्पाइक्स हैं वो उसके सरफेस से निकल रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ये जो स्पाइक्स हैं ये बेसिकली जो सन के सरफेस पे सोलर फ्लेयर्स होते हैं जो जिस तरह से निकल रहे होते हैं ऊपर की तरफ, तो उससे रिजेंबल करते थे। और वो जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो कोरोना फॉर्म करते हैं, तो इसीलिए इस वायरस को भी कोरोना वायरस नाम दिया गया है, इसी सिमिलैरिटी के बेसिस पे। अब हम सार्स कोरोना वायरस 2 के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं स्लाइड में, इस वायरस के चारों तरफ एक एनवेलप है और उस एनवेलप के अंदर उसका वायरल RNA है जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल है, और एनवेलप के बाहर या E प्रोटीन है, M प्रोटीन है और कुछ स्पाइक्स हैं। और जैसे कि हम इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो स्पाइक्स हैं वो ACE2 रिसेप्टर्स जो कि लंग में होते हैं, और स्पेसिफिकली लंग के एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स में, तो अटैचमेंट में उसको हेल्प करता है। और हम सब जानते हैं कि जो SARS-CoV-2 है उसका जो प्राइमरी सिम्टम है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से शुरू होता है। एनवेलप पे जो E प्रोटीन है उसके फंक्शन के बारे में अभी रिसर्च की जा रही है, पर अभी तक की जो फाइंडिंग्स हैं वो बताती हैं कि जो E प्रोटीन है, तो जिन वायरसेस पे E प्रोटीन नहीं होता है या म्यूटेटेड होता है, तो उन वायरसेस में जो रेप्लिकेशन का स्पीड है वो 20 टाइम्स कम हो जाता है कंपेयर टू वैसे वायरसेस जिनके ऊपर E प्रोटीन इंटैक्ट है। और ये फाइंडिंग मिली है एलानिन स्कैनिंग इंसर्शन म्यूटाजेनेसिस मेथड का इस्तेमाल करके। जहाँ तक इस E प्रोटीन के फंक्शन का सवाल है, तो अभी तक की रिसर्च से ये पता लगा है कि ये एक आयन चैनल इनहिबिटर की जो सेंसिटिविटी है इन वायरस के ऊपर उसको ये बढ़ा सकता है। यानी कि
इस प्रोटीन के बेसिस पे कुछ ऐसे मेडिसिन्स बनाए जा सकते हैं जो कि फ्यूचर में इस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को या तो कंट्रोल कर सकता है या तो स्लो डाउन कर सकता है, अगर वो या तो इस ई प्रोटीन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे या रिमूव कर दे या इसको म्यूटेट कर दे। ये ई प्रोटीन करीब 75 से 110 अमाइनो एसिड के लेंथ जितना है और इसके ऊपर एक अमाइनो टर्मिनस है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है और एक मेम्ब्रेन का जो इन्वेलप है उसके अंदर का जो सेगमेंट है जो कि हाइड्रोफोबिक है और उसके जो इन्वेलप के अंदर का पार्ट है वो फिर से हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सी टर्मिनल है। तो अभी तक बेसिकली ई प्रोटीन्स के बारे में इतनी जानकारी मिली है। एम प्रोटीन जो है कोरोना वायरस का, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये बेसिकली वायरस के जो पार्टिकल्स हैं उसको असेंबल करने में हेल्प करता है। यानी कि बेसिकली ह्यूमन सेल को वायरस के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का वर्कशॉप में बना देता है और ये कंट्रोल करता है कि जो स्पाइक्स हैं उनका डेंसिटी क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है उसका कर्वेचर क्या होगा और मेम्ब्रेन कितना रिजिड होगा। और ये जो एम प्रोटीन है ये 2 फॉर्म्स में पाया गया है और ये जो है ये सारी चीज़ों की खोज की गई है जिन मेथड्स का इस्तेमाल करके, वो है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टोमोग्राफी और जो फाइंडिंग्स हैं और जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के माध्यम से। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो एम प्रोटीन है वो एक तरह से वायरस की जो असेंबली है हमारे सेल के अंदर, उस फंक्शन को सुपरवाइज करता है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वायरस के मल्टीप्लिकेशन में। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इसमें पहले फोटोग्राफ में देख सकते हैं स्पाइक प्रोटीन के दोनों डोमेन्स जो कि S1 और S2 हैं और दूसरे में हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो हमारे सेल का और वायरस के एनवेलप का जो फ्यूजन है और फिर एंट्री है वो एस प्रोटीन्स मीडिएट कर रहे हैं। अब आते हैं हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, वो ये है कि कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस अलग अलग फैमिली के हैं, ये दोनों सेम फैमिली के नहीं हैं। इवन दो जो सिम्टम्स ये कॉज करते हैं वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं और जो फ्लू वर्ड होता है वो नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वायरस द्वारा जो होता है, लेकिन ये दोनों वायरसेस जो हैं वो अलग अलग फैमिली से हैं। जैसे वो जो क्लासिफिकेशन चार्ट है उसमें हमने पहले देखा हुआ है कि कोरोना विरिडे और ऑर्थोमिक्सोविरिडे ये अलग अलग फैमिलीज़ हैं और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो कोरोना विरिडे का नहीं ऑर्थोमिक्सोविरिडे फैमिली का है। जैसा कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो जिसके लिए फ्लू का नॉर्मल यूज़ होता है तो वो 3 टाइप के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। ये भी आरएनए वायरसेस ही हैं पर ये अलग फैमिली से हैं और ये सिर्फ इन 3 वायरसेस को इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं। ये दूसरी स्लाइड है, इसमें है स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंजा वायरस का, बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें हम देख सकते हैं कि जो इसके इन्वेलप के ऊपर एम प्रोटीन्स तो हैं जो कि दोनों में कॉमन है, यानी कि कोरोना वायरस में भी और इन्फ्लुएंजा वायरस में भी, लेकिन इनके सरफेसेस पे ई प्रोटीन नहीं है और स्पाइक्स भी नहीं है। इनके सरफेस पे हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोएमिनिडेज हैं और इनके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि H और N, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं हम इन्फ्लुएंजा वायरस को क्लासिफाई करने में, जैसे H1N1, H5N1 या H5N5 जो भी जो नंबर निकलता है वो H के टाइप से और N के टाइप से निकालते हैं। और कोरोना वायरस में हमने पहले देखा है कि उन पे ये प्रोटीन्स नहीं होते हैं, इसीलिए जो डिफरेंस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अब डिस्कस करते हैं
नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है टेस्ट। WHO के चीफ जब शुरू में कोरोना वायरस की एपिडेमिक शुरू हुई थी तो वो एक ही वर्ड बोलते थे, टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग। अब इतने महीने बाद टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, तो शुरू वाले जो TTT हैं वो बाद की TTT में थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि वायरसेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जैसे से बढ़ती है वैसे वैसे हमारा अप्रोच भी चेंज होता है। तो अब है कि टेस्ट करने का आधार क्या होगा। तो हमने देखा है स्ट्रक्चर वाले सेगमेंट में कि या तो हम वायरस का RNA डिटेक्ट कर लें, यानी वायरस के जीन, या फिर वायरस के जो एनवेलप के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं हम उनको डिटेक्ट करें, या फिर एक तीसरा तरीका ये है कि जो हमारा जो रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं कोई भी फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो अगर एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनती हैं तो हमारी बॉडीज़ द्वारा बनाए गए एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन था या नहीं था। तो बेसिकली यही 3 अप्रोच हैं, टेस्ट कोई भी हो, यही 3 अप्रोच हैं जिसको हम यूज़ करके जो कि डिटेक्ट करते हैं या डायग्नोज करते हैं। जब हम टेस्ट के बारे में सुनते हैं तो 2 टर्म्स जो हैं वो आमतौर पे उसके साथ सुनने को मिलती हैं कि एक है सेंसिटिविटी और दूसरी है स्पेसिफिसिटी। हम नॉर्मली सुनते हैं कि कोई टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या कोई टेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह का आइडियल टेस्ट होना चाहिए, या एक सेंसिटिव टेस्ट ज़्यादा अच्छा है या एक स्पेसिफिक टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। तो ये दोनों बेसिकली अलग अलग चीज़ें हैं और ये डिटेल में एक्सप्लेन की गई बाइसियन क्लिनिकल डायग्नोस्टिक मॉडल में। पर जो एक एवरेज वर्किंग आइडिया है वो ये है कि ये दोनों जो है ये टेस्ट के डिटेक्शन कैपेसिटी को एक्सप्लेन करती हैं, पर इनका अप्रोच जो है वो थोड़ा अलग है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम डील करते हैं सेंसिटिविटी के साथ। तो जैसे कोई मेडिकल टेस्ट है तो उसकी एक सेंसिटिव मेडिकल टेस्ट होगा, वो क्या करेगा कि जितने लोगों को भी डिजीज़ है उनको वो करेक्टली पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करेगा। यानी कि जैसे कि मान लो कि 100 लोगों को कोई डिजीज़ है और वो उन सब के सब को करेक्टली आइडेंटिफाई करता है, यानी वो जो टेस्ट है वो पॉजिटिव निकलता है 100 के 100 पे, तो उसकी 100% सेंसिटिविटी होगी। पर इसमें कैच ये है कि कई बार जैसे कोई बोगस टेस्ट है, जैसे हाइपोथेटिकली अगर एक बोगस टेस्ट डिज़ाइन कर दिया जाए जो कि हर बार पॉजिटिव हो, या तो पेशेंट को डिजीज़ है या नहीं है, वो हर बार पॉजिटिव शो कर रहा है, तब भी उसकी सेंसिटिविटी 100% होगी थ्योरेटिकली। पर उसमें क्या होगा कि ऐसे बोगस टेस्ट में कुछ लोगों को डिजीज़ होंगी और कुछ लोगों को डिजीज़ नहीं होंगी, यानी कि कुछ ट्रू पॉजिटिव होंगे, कुछ फॉल्स पॉजिटिव होंगे। तो सिर्फ 100% सेंसिटिव होना ही टेस्ट के एक्यूरेट होने का पहचान नहीं है। तो बेसिकली ये है कि जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जिन लोगों को डिजीज़ होगा उनके केस में ये पॉजिटिव शो करेगा और उन सबको डिटेक्ट करेगा। पर इसमें ये एरर है कि अगर टेस्ट में थोड़ा सा भी एरर होगा तो ये उन लोगों को भी पॉजिटिवली डिटेक्ट कर लेगा जिनको एक्चुअली में डिजीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और अगर जैसे कोई टेस्ट बोगस है कि नहीं उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम एक दूसरा क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं, वो है स्पेसिफिसिटी का। तो जैसा हम स्लाइड में देख सकते हैं कि जो सेंसिटिविटी है उसका फॉर्मूला है कि जो ट्रूली पॉजिटिव है डिजीज़ के लिए और जो ट्रूली पॉजिटिव है डिजीज़ के लिए, प्लस वो लोग जिनको की बीमारी थी पर हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, यानी कि फॉल्सली नेगेटिव थे, उसको यूज़ करके हम निकालते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट। यानी कि जैसे एक टेस्ट अगर कुछ को मिस कर रहा है, उनको डिजीज़ हैं, और उन लोगों को बाकी को डिटेक्ट कर रहा है जिनको की डिजीज़ हैं, तो जो मिस हुए हैं और प्लस ट्रूली डिटेक्ट हुए हैं
उनके बेसिस पे हम सेंसिटिविटी डिसाइड करते हैं टेस्ट का। जैसे कई बार हमने न्यूज़ में भी सुना है कि अचानक से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने लग गए टेस्ट, और उसकी वजह से है जो कि टेस्टिंग रोकनी पड़ी है या कुछ के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। तो उन सब किट्स के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो एक्चुअली में एक्सेसिवली सेंसिटिव थे। तो वो ट्रूली जो जिनको डिजीज़ थी उनको तो डिटेक्ट कर ही पा रहे थे, पर साथ में बहुत ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे थे, क्योंकि उनका जो कट ऑफ क्राइटेरिया था वो इस तरह से सेट किया गया था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार पॉजिटिव शो करना है। तो इसीलिए थोड़ा जो ज़रूरी नहीं है कि जो टेस्ट सेंसिटिव है वो अच्छा है। सेंसिटिविटी को हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे एक पॉपुलेशन था जिसमें कि कुछ ग्रीन लोग हैं और कुछ ब्लू लोग। तो ग्रीन का मतलब उन लोगों से है जो कि ठीक है, और ब्लू का मतलब उन लोगों से है जिनको डिजीज़ है। जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ग्रीन लोग वो हैं जिनको कोरोना नहीं है, ब्लू लोग वो हैं जिनको कोरोना है। तो सेंसिटिव टेस्ट होता है, उसका काम होता है कि वो जितने ज़्यादा ब्लू लोगों पे पॉजिटिव शो कर सके वो करें। और एक 100% सेंसिटिव टेस्ट वो होता है जो कि सारे ब्लू लोगों को डिटेक्ट कर ले। पर जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जब भी हम सारे ब्लू लोगों को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ ग्रीन लोग भी आ रहे हैं। तो ये होता है, और वो ग्रीन लोग वो हैं जिनको डिजीज़ नहीं है। तो हमेशा एक्सेसिवली सेंसिटिव टेस्ट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ये कुछ हेल्दी लोगों को भी डिजीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं, और फिर उनको अननेसेसरी ट्रीटमेंट और ट्रॉमा जो भी है उनको फेस करना पड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी का टेस्ट जो है, स्पेसिफिसिटी किसी टेस्ट का, वो उसका जो अप्रोच होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हम उन लोगों को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिनको कि डिजीज़ एक्चुअली में नहीं है। जैसे मान लो कि कोई एक टेस्ट है और उसको हम किसी पॉपुलेशन पे करते हैं। तो जैसे 100 का पॉपुलेशन है जिसमें से 40 लोगों को डिजीज़ है और 60 को डिजीज़ नहीं है। तो जो एक स्पेसिफिक टेस्ट होगा वो नेगेटिव होगा 60 लोगों में जिनको डिजीज़ नहीं है। तो ये एक्चुअली में डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। जबकि सेंसिटिविटी में हम क्या डिटेक्ट करते हैं कि हम उन सभी लोगों को डिटेक्ट करना चाहते हैं जिनको एक्चुअली में डिजीज़ है, यानी कि हम पेशेंट को रूल इन करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये दोनों का अप्रोच थोड़ा अलग है। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि कोई टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो क्या होगा कि वो कुछ ऐसे लोगों को भी नेगेटिव बताएगा जिनको एक्चुअली में डिजीज़ है, और फिर वो ट्रीटमेंट से मिस कर जाएंगे। तो जैसे कि हम इसका जो फार्मूला है वो ऐसा अगर देखें तो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ़ ट्रू नेगेटिव्स। उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ ट्रू नेगेटिव्स और प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स, यानी कि ये हेल्दी को डिटेक्ट करता है। तो एक आइडियल जो टेस्ट है वो अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा तो वो कुछ लोगों को छोड़ देगा जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। स्पेसिफिसिटी को हम इस स्लाइड के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे पिछली बार की तरह जितने ब्लू हैं डॉट्स वो इंडिकेट करते हैं कि किनको डिजीज़ है, जो ग्रीन है वो इंडिकेट करते हैं जिनको डिजीज़ नहीं है। तो अगर कोई टेस्ट 100% स्पेसिफिक है तो वो क्या करेगा कि जिन लोगों को डिजीज़ है उनको तो वो पूरे तरीके से डिटेक्ट कर लेगा, पर कुछ लोग ऐसे भी रूल आउट हो जाएंगे जिनको डिजीज़ है, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो रूलिंग आउट की तरफ होता है। जैसे हम देख सकते हैं ना कि जितने ब्लू डॉट्स हैं वो एक बॉक्स में तो आ गए हैं जो कि टेस्ट पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो हैं जिनको डिजीज़ है पर वो छूट गए। तो यानी कि स्पेसिफिक टेस्ट अगर होगा तो वो कुछ ऐसे लोगों को हमेशा छोड़ देगा एक्चुअली में जिनको उसको ट्रीट करना था या डिटेक्ट करना था। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर ये टेस्ट सेंसिटिव होता 100% तो सारे ब्लू डॉट्स भी डिटेक्ट होते और कुछ ग्रीन डॉट्स भी वो डिटेक्ट कर लेता, जो कि पिछले डायग्राम में हमने देखा है। तो
ये है कि स्पेसिफिसिटी मिसेस आउट, ये हमें एक वो है थंब रूल रखना चाहिए। तो अब क्वेश्चन है कि एक आइडियल टेस्ट कैसा होना चाहिए। तो एक आइडियल टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि एक मॉडरेटली सेंसिटिव हो और मॉडरेटली स्पेसिफिक हो, ताकि जो एरर्स दोनों टेस्ट में हो रही हैं, अगर जैसे उसकी सेंसिटिविटी की वजह से, स्पेसिफिसिटी की वजह से, वो एक दूसरे को इवन आउट कर सकें और हम एक सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी जैसे कि 90-95% तक हम करेक्टली डिटेक्ट कर रहे हैं, बजाय कि 100% एम करने के। तो बेसिकली ये एक आइडियल टेस्ट की पहचान है कि ये 80 to 90% सेंसिटिव होगा और 80 to 90% अगर स्पेसिफिक होगा, तो ये एक एपिडेमियोलॉजिकल पर्पसेस के लिए एक अच्छा टेस्ट होगा। और एक और बात है कि जो टेस्ट का जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है डिजीज़ के टाइप पे भी। जैसे मान लेते हैं कि कोई डिजीज़ है कोरोना वायरस जैसा, जहाँ पे कि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं पर वो वायरस को कैरी कर रहे हैं और उनके बॉडी में बाद में एंटीबॉडीज़ जैसी चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमें एक ऐसा टेस्ट चाहिए जो कि जिसकी सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो। पर जैसे कोई डिफरेंट टाइप की डिजीज़ है, जैसे मान लेते हैं कोई कैंसर का टेस्ट है, तो क्योंकि कैंसर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में स्प्रेड नहीं होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता, और हम एक से ज़्यादा बार उसी पर्सन को टेस्ट भी कर सकते हैं एट फिक्स इंटरवल। तो कैंसर जैसी डिजीज़ या जो कि नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़ हैं, उनको डिटेक्ट करने वाले जो टेस्ट हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए ज़्यादा। और अगर ऐसी कोई डिजीज़ है जिनका ट्रीटमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी ट्रॉमेटिक है, तो ऐसे डिजीज़ के टेस्ट भी स्पेसिफिक होने चाहिए। क्योंकि अगर ये सिर्फ सेंसिटिविटी की तरफ जाएंगे तो ऐसे जो टेस्ट है, मान लेते हैं कि कैंसर है और हम किसी पेशेंट को ऐसे बता दें कि उसे कैंसर है जबकि उसको नहीं था, और उसके बाद कोई ट्रीटमेंट और सर्जरी वगैरह के लिए भी जो स्टेप्स हैं या कोई प्रोसीजर कर दिया, तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि उसको कितना ट्रॉमा फील होगा। तो इसीलिए एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, और हम किस तरह के डिजीज़ को डील कर रहे हैं वो एक डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया होना चाहिए कि हमें हाई सेंसिटिविटी लो स्पेसिफिसिटी वाले टेस्ट चाहिए, हाई स्पेसिफिसिटी लो सेंसिटिविटी वाले टेस्ट चाहिए। आइडियली 90 to 95% अगर दोनों चीज़ों को दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें तो बेसिकली हम उसे एक आइडियल टेस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आइडियल नहीं तो कम से कम प्रैक्टिकली बेस्ट टेस्ट की तरह ट्रीट ज़रूर कर सकते हैं। अब हम एक एक करके जो अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि एंटीबॉडी और एंटीजन जो होते हैं वो बेसिकली उनका रोल क्या है। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो एक ग्रीन कलर का फिगर है और एक वाइट कलर का जिसके पास शील्ड है और सोर्ड है। तो ग्रीन कलर वाला एंटीजन है जो कि हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है और वो एंटीजन होता है, और जो ये वाइट कलर का जिसके पास शील्ड और सोर्ड दोनों है वो एंटीबॉडी है जो हमारे बॉडी खुद बनाती है। तो बेसिकली हमारी एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ फाइट करती है और बेसिकली उसको किल कर देती है। तो जो टेस्ट हैं कुछ वो एंटीबॉडी एंटीजन को भी डिटेक्ट करते हैं और वायरस के जेनेटिक मटेरियल को भी डिटेक्ट करते हैं। ये दूसरी स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो रेड वाला है जो कि कोरोना वायरस की तरह जिसके ऊपर से क्लब शेप्ड स्पाइक्स निकले हुए हैं, वो जो है ये एंटीजन की तरह फंक्शन करेंगे। और ये जो ब्लू कलर के वाई शेप जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी बनाती है, और ये जाके उनके सरफेस पे जो एंटीजन होगा उसके साथ रिएक्ट करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इस स्लाइड में देख सकते हैं एक काफ़ी ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर है एंटीबॉडीज़ का जो कि हमारी बॉडी बनाती है। तो इसमें हमें दिख रहा होगा कि
जो कुछ रीजन्स है जहाँ पे लिखा है कि हाइपर वेरिएबल रीजन, जो कि वाई शेप्ड का जो आर्म है उसके बिल्कुल टॉप एंड में जो हैवी चेन है उसके साथ, और कुछ लिखे हैं कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि कांस्टेंट रीजन होते हैं। तो बेसिकली ये जो वाई शेप है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो स्टेम है जो कि FC पोर्शन है जो लेफ़्ट साइड में लेबलिंग की हुई है उसमें, और दूसरा है जो FAB पोर्शन है। तो जो FAB पोर्शन है वो है जो कि एंटीजन को बाइंड करता है, और जो FC पोर्शन है वो उसकी एक्टिविटी को सपोर्ट करने में उसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और बाकी सारी डिटेल्स हैं वो उसके माइक्रो स्ट्रक्चर के साथ डील करती हैं कि कौन सा पार्ट है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, या फिर उनको जो वाई शेप स्ट्रक्चर है उसको इंटैक्ट रखने के लिए जो बॉन्ड्स होते हैं वो किस तरह के बॉन्ड उसके अंदर होते हैं। पर बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ का पार्ट जो एंटीजन से डील करता है वो वाई शेप के जो एंड्स होते हैं वो होते हैं। हमारी बॉडी जो है वो 5 तरह के एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिनके जो मेजर टाइप्स हैं वो हैं G, M, A और D, E। तो बेसिकली ये है कि ये अलग अलग जगहों पे बनती हैं और अलग अलग टाइप के फंक्शंस भी करती हैं। जैसे कि IgE है वो इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शंस में, जैसे किसी को पोलन के लिए एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, तो IgE जो है वो एलर्जिक जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स होता है उसके मीडिएशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे किसी को स्किन पे एलर्जी होती है और वो जो रेडनेस और जो रैश बनते हैं उसमें IgE इन्वॉल्व होता है। IgA जो है वो हमारे सिक्रीटरी जो फ्लूइड्स हैं उसमें पाया जाता है, जैसे कि जो हमारा सलाइवा हो गया, या फिर जो हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें IgA बनता है। और ये वहाँ पे जो है जैसे हमने जो खाना खाया उसमें अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट है तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद है IgG और IgM। तो जैसे अभी हम कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ हैं। तो जैसे IgM है ये एक तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। जैसे कोई फॉरेन इन्फेक्शन होता है तो सब IgM का जो बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है और ये राइज कर जाता है इमीडिएटली, पर ये तुरंत फॉल भी करता है थोड़े टाइम बाद। जबकि IgG है ये IgM के बाद राइज करना शुरू होता है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी ब्लड में पाया जाता है। जैसे कि हम दूसरे फोटोग्राफ में देख सकते हैं, पहले IgM का राइज करना शुरू होता है और उसके थोड़े टाइम बाद IgG राइज करता है। उसके बाद IgM जो है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे हो जाता है और IgG का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी टाइम तक रहता है। जैसे जब तक इन्फेक्शन से बंदा सफ़र करता रहेगा तब तक उसकी बॉडी में IgG का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में रहेगा। तो अब जैसे जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है उसका यूज़ क्या है, तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो IgG और IgM को डिटेक्ट करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं किसी के ब्लड में IgM एंटीबॉडी प्रेजेंट है और IgG नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसको जो इन्फेक्शन हुआ है वो काफ़ी फ्रेश हुआ है, यानी काफ़ी जल्दी हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं कोरोना वायरस के केस में कि वो काफ़ी जल्दी हॉस्पिटल आया है उसको, तो उसमें सिर्फ IgM होगा। और लेट्स से कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें कि IgM का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ना के बराबर है और IgG जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसको इन्फेक्शन काफ़ी पहले हुआ है। और अगर जैसे कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी बॉडी में IgM भी नहीं होगा बिल्कुल, या फिर नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट नील, IgG भी बहुत कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि उनको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पहले हुआ है और उनको ठीक हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो इन चीज़ों का ये जो ग्राफ है IgM और IgG का, इसका एक यूज़ ये भी है जो आजकल हम कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी सुन रहे हैं ना, CPT। तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे जो पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं तो उनकी बॉडी में IgM IgG ये एक वेरिएबल कॉन्सेंट्रेशंस में मौजूद होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि ठीक होकर रिकवर हो रहे हैं, अगर वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं
तो उसके प्लाज्मा में हमें IgM और IgG मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके हम जो ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन से प्रभावित हैं, उनकी बॉडी में इसको अगर हम ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो ये उनको इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करेगा। तो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का बेसिक आइडिया यही है। तो अगर जितने लोग इन्फेक्शन से ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, अगर वो डोनेट करें तो ये उनका जो प्लाज्मा है वो किसी और के भी काम आ सकता है ठीक होने में। क्योंकि जैसे जो अगर हम एंटीबॉडीज़ बनाएं बाद में तो उसके लिए काफ़ी अभी टाइम लगेगा। जैसे लेबोरेटरीज़ को पहले पूरी फैसिलिटी सेट करनी पड़ेगी, फिर उसको ट्रायल्स करना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये प्लाज्मा थेरेपी का जो मैकेनिज़्म है ये शॉर्ट टर्म में काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के जो है वो इस तरह के आउटकम आ सकते हैं, जैसे हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि या तो टेस्ट नेगेटिव होगा, इसमें सिर्फ कंट्रोल लाइन बनेगी, या तो टेस्ट में IgM मिलेगा जो कि IgM पॉजिटिव में दिख रहा है, या IgG पॉजिटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इससे पहले जो हमने एक्सप्लेन किया, जो ग्राफ है IgM और IgG का जो वेरिएशन को जो शो करता है, जो सबसे राइट में स्लाइड है उसको हम एनालाइज करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि IgG भी पॉजिटिव है और IgM भी पॉजिटिव है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये पेशेंट था उसको इन्फेक्शन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग इंक्यूबेशन पीरियड तो वो पार कर चुका है और उसके बाद का कुछ टाइम बीत चुका है और उसकी रिकवरी जो है वो शुरू हो चुकी है। और अब बाकी चीज़ें हैं वो इससे ये तब पता कर पाएंगे जब हम इनका जो है वो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर लेंगे। अगर ऐसा कोई भी टेस्ट मिलता है हमें जिसमें कि कंट्रोल लाइन एब्सेंट हो और बाकी चाहे कितनी जो भी लाइन्स हैं अगर वो प्रेजेंट है, तो हम उन सारे टेस्ट को इनवैलिड मानते हैं। जैसा कि हम ये नीचे दिए गए फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि टेस्ट को वैलिड होने के लिए कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। वैसे शॉर्ट में इसको भी RAT लिखते हैं पर ये डिफरेंट होता है। अब जैसे इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, तो उसका एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन बोल सकते हैं कि वो ये है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी को इन्फेक्शन होता है और बॉडीज़ जो हमारी है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती है, उसके बीच में कुछ टाइम लैग होता है। जैसे कोई बंदा आज इन्फेक्ट होता है तो हो सकता है उसके बॉडी में 5 दिन बाद या 4 दिन बाद एंटीबॉडीज बननी शुरू होंगी और फिर एंटीबॉडीज़ इतने कॉन्सेंट्रेशन में होनी चाहिए कि वो ऐसे जो टेस्ट हैं उनमें ये डिटेक्ट हो सकें। पर लेट से कि कोई जो बंदा है वो कहीं गया बहुत ही हाईली इन्फेक्टेड प्लेस पे जहाँ पे काफ़ी लोगों को कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस थे, या जैसे किसी वार्ड में गया या किसी हॉस्पिटल में जाता है और उसको आने के बाद थोड़ी जल्दी जानना है कि भाई उसको उसके बॉडी में वायरस एंटर हुआ है कि नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में ये जो एंटीबॉडी वाले टेस्ट हैं वो तो यूजलेस रहेंगे, क्योंकि तुरंत अगर वो बंदा आया है 1-2 दिन में तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे। पर उसके नेज़ल ट्रैक्ट में या उसके थ्रोट में अगर वायरस एंटर हुआ है तो ये वायरस वहाँ पे मौजूद होगा। तो हम जो एंटीजन टेस्ट हैं उनका इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कि क्या उसके नेज़ल ट्रैक्ट में या उसके थ्रोट में वायरस है या नहीं। मतलब इससे पहले कि वो इन्फेक्ट होगा या फिर उसकी बॉडी बनाना शुरू करेगी एंटीबॉडी, तो हम डिटेक्ट करेंगे, हम डायरेक्टली वायरस के एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। और इसके लिए हम नेज़ल स्वैब या थ्रोट स्वैब का यूज़ करके हम इसका डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब है कि एंटीजन क्या है। तो एंटीजन कोई भी ऐसी फॉरेन जैसे कोरोना वायरस है तो उसका कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो जैसे मान लेते हैं कि उसका स्पाइक है या उसका एनवेलप है, तो वो सब एंटीजन है। तो उन सब को डिटेक्ट करके हम पता कर सकते हैं कि उस
पेशेंट या उस इंसान के थ्रोट या नोज़ में वायरस है या नहीं। इस पिक्चर को देख के हम समझ सकते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट और एंटीजन टेस्ट दोनों के अपने इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो एंटीजन्स होते हैं वो इन्फेक्शन के तुरंत बाद डिटेक्ट किए जा सकते हैं, जो कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि वायरल एंटीजन है, वायरल आरएनए है, और जो IgM और IgG एंटीबॉडीज़ हैं वो थोड़े टाइम बाद राइज करती हैं। तो इसीलिए ये दोनों टेस्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि ये आइडियली क्या है कि जैसे ही किसी को इन्फेक्शन का डाउट होता है तो उसको अगर अवेलेबल है तो उसको एंटीजन टेस्ट कराने चाहिए शुरू में, क्योंकि शुरू में एंटीबॉडी जैसा कि हम देख सकते हैं बिल्कुल राइज नहीं करती हैं, तो पता नहीं लग सकता। और ये स्पेसिफिकली जब से एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स का जो की डिस्कवरी हुई है कोरोना वायरस के केस में, तब से एंटीजन टेस्ट जो है वो एक्चुअली में ज़्यादा यूज़फुल हो गया उनको अर्ली डिटेक्ट करने में, ताकि वो बाद में सुपर स्प्रेडर्स ना बन जाए, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते और वो आराम से कम्युनिकेट करते रहते हैं लोगों से, तो वो स्प्रेड करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन टेस्ट ज़्यादा यूज़फुल है। एंटीजन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम जो पेशेंट होता है उसका थ्रोट स्वैब या नेज़ल स्वैब लेते हैं। उसके बाद उसको इनएक्टिवेट किया जाता है ताकि जो वायरस है वो जो टेक्नीशियन टेस्ट कर रहा है उसको इन्फेक्ट ना करे, तो वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है। और उसके बाद उसको टेस्टिंग स्ट्रिप पे रख के और उसके ऊपर जो एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं, जैसे जो स्पाइक है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हो सकती है, या फिर एम प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी हो सकती है, तो उस जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है ना वायरस के, तो उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको हम डालते हैं। और अगर उस स्वैब में वायरस था या वायरस पार्टिकल थे तो वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। पर इसमें है कि इसकी सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी कम है, क्योंकि ऐसा है कि क्योंकि इसमें जो वायरस का जो जीनोम है, वायरस का जो एम्प्लीफिकेशन नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर स्वैब में वायरस का अमाउंट बहुत कम है तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि कुछ लोगों को डिजीज़ था पर ये टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाया। पर इसका एक एडवांटेज ये भी है क्योंकि एंटीजन टेस्ट का उपयोग हम इन्फेक्शन के बहुत अर्ली स्टेजेस में कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्विक होता है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और ये जो और महंगे टेस्ट हैं जैसे RT-PCR है, उनसे काफ़ी चीप है और इसको परफॉर्म करने के लिए किसी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीनरी की ज़रूरत भी नहीं है। इसका एक एडवांटेज और भी है कि इसकी स्पेसिफिसिटी काफ़ी हाई है। इसका मतलब है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि जिनमें ये पॉजिटिव है उन पेशेंट्स के कोरोना होने के चांसेस 100% है या फिर ऑलमोस्ट 100% है, क्योंकि वायरस का जो वायरस पार्टिकल है वो उनके थ्रोट में या नोज़ में उसकी प्रेजेंस को ये कंफर्म करता है। पर ये टेस्ट कहीं से भी सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ को प्रेडिक्ट नहीं करता है कि अगर किसी को डिजीज़ हुआ या होगा तो कितना सीवियर होगा। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ करंट इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है, मतलब जिस समय टेस्ट हो रहा था उस समय उस पेशेंट के थ्रोट में या नोज़ में वायरस पार्टिकल थे या नहीं थे। ये इससे हम उसके पास्ट इन्फेक्शन का कोई आइडिया नहीं लगा सकते। PCR मेथड का जो है डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, उसका जो श्रेय है वो एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं, कैरी बैंक म्यूलेस, उनको जाता है। और इन्होंने 1983-84 में इस मेथड को इन्वेंट किया था और उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन केमिस्ट्री 1993 में। एंड ही पास्ड अवे ऑन 7 अगस्त 2019
यानी कि प्रैक्टिकली जिस टाइम पे कोरोना वायरस बन रहा था और जब ये टेस्ट इतने बड़े पैमाने पर भी यूज़ हो रहा है, उसके जस्ट कुछ महीने पहले ही पास हुए। हम अपने प्रीवियस नॉलेज से जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो डीएनए है, जैसा हमारे एग्जाम्पल में। तो हम इस टेस्ट को पीसीआर को कैसे यूज़ कर सकते हैं आरएनए डिटेक्ट करने के लिए। तो उसका ये है कि जैसा हम अपने जब हम क्लासीफाई कर रहे थे वायरसेस को, तो हमने HIV के बारे में बताया था कि HIV वायरस जो है वो आरएनए वायरस है, पर वो होस्ट सेल में जाने के बाद उसके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उससे वो डीएनए में अपना जेनेटिक मटेरियल कन्वर्ट करता है और वो जेनेटिक मटेरियल हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो उसी एंजाइम का हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तभी जो टेस्ट है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर यानी RT-PCR। तो हम क्या करेंगे कि हम सैंपल लेंगे जैसे थ्रोट या नोज से, जहाँ पे कि वायरस के जो पार्टिकल हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद हम जैसा देख सकते हैं कि उसका पहले हम आरएनए उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस आरएनए का हम डीएनए बनाएंगे जिसको बोलते हैं कॉपी डीएनए, और उसके लिए हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल करेंगे एंजाइम का, जो कि आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा। और उस कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है उसको हम पॉलीमरेज चेन यानी कि टैग पॉलीमरेज का यूज़ करके उसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे और फिर हम उसको एनालाइज करके उसको डिटेक्ट करेंगे। तो बेसिकली जो RT-PCR है उसमें जो आरएनए है वो एज इट इज़ डिटेक्ट नहीं होता, बल्कि उस आरएनए की एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कॉपी बना के और उसको हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं। इसीलिए और क्योंकि इसमें हम एक स्मॉल जो जीनोम है, यानी कि अगर सिंगल वायरस भी है उस स्वैब में जो कि नॉर्मली डिटेक्ट नहीं हो सकता किसी टेस्ट से, उस सिंगल वायरस का जो जीनोम है उसकी हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी निकाल के cDNA और उसको हम मिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर देंगे तो फिर वो डिटेक्टेबल हो जाएगा उस अमाउंट में। तो बेसिक आइडिया ये होता है कि छोटी सी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स डिटेक्ट कर लें, पर इसमें हम उसको नहीं बल्कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कॉपी को डिटेक्ट करते हैं। और क्योंकि ये मेथड इतना ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी चाहिए, जैसे कि सेंट्रीफ्यूज हो गया या और एक काफ़ी जो रेयर और कॉस्टली एंजाइम्स होते हैं जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, टैग पॉलीमरेज, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। पर यह है कि ये जो टेस्ट है वो बिल्कुल थ्योरेटिकली एक सिंगल वायरस भी है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। जब हम RT-PCR टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें जो RT वर्ड है उसका मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अब इस एंजाइम का जो रोल है वो बहुत ही स्पेशल है इस टेस्ट में, क्योंकि जैसे हम जब वायरस डिस्कस कर रहे थे तो हमने जब HIV डिस्कस किया था तो हम ने ये पाया था कि जो HIV वायरस है वो एक्चुअली में एक RNA वायरस है, पर जैसे ही वो बॉडी में एंटर करता है तो वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे डीएनए के साथ जुड़ जाता है जो हमारे सेल में होता है, और उसके बाद वो हमारे सेल को ही यूज़ करता है अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए और अपने जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के बाद पैकेजिंग के लिए, और फिर दूसरे सेल्स में स्प्रेड होता है। तो जो एंजाइम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है ना, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट जो कि ये था कि डीएनए जो होगा वो जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और ये नॉर्मल यूकारियोटिक सेल में यही मैकेनिज्म फॉलो भी होता है, यानी कि जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के वो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। पर कुछ वायरसेस जो हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनमें होता है, और उसकी वजह से ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, यानी कि
जो हमारा सेंट्रल डॉगमा है, जो कि हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन हम देख सकते हैं जो रेड एरो से शो किया हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए वायरस जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करके आरएनए से डीएनए बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, और उसके बाद हमारे सेल्स में इनका एक्शन होता है। तो इसीलिए ये एंजाइम जो है वो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ये जो सेंट्रल डॉगमा जो इस्टेब्लिश था, जिसको प्रैक्टिकली यूनिवर्सल मानते थे, उसके अगेंस्ट जाता है। तो जो स्टोरी ये है कि डेविड बॉल्टिमोर जो है वो काम कर रहे थे सार्कोमा पे। तो सार्कोमा एक तरह का कैंसर होता है, तो वो काम कर रहे थे कैंसर पे, जो सार्कोमा पे, जो कि आरएनए वायरसेस के द्वारा होता है। और हमें पता है कि आरएनए वायरस जो है उसको डीएनए में कन्वर्ट होना होता है, तभी वो हमारे डीएनए से जुड़ के अपना रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ आरएनए वायरसेस जो है वो सार्कोमा कॉज कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया थ्योरेटिकली कि देयर मस्ट बी एन एंजाइम, कि एक ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो कि सेंट्रल डॉगमा के अगेंस्ट काम कर रहा है और वो आरएनए से डीएनए बना रहा है। तो जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो डिस्कवरी थी बॉल्टिमोर के द्वारा, वो जो स्टेज 1 था उसमें जस्ट एक कंक्लूजन था। जैसे कि इस पेज में देख सकते हैं कि वो ऊपर उनके कुछ स्टेप्स हैं और नीचे में फाइनल एक लाइन लिखे हुए है कि देयरफॉर देयर इज़ एन एंजाइम। बाद में इसके ऊपर थोड़ा जब उनको ये पॉसिबिलिटी दिखी, तो उन्होंने फिर आगे काम करके इसको डिस्कवर किया। तो यानी कि वो डायरेक्टली इसको डिस्कवर करने के लिए एफर्ट नहीं लगा रहे थे। तो बेसिकली जिस तरह से पेनिसिलिन डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने, उसी तरह का ये भी एक तरह के सेरेंडिपिटी है। अब हम थोड़ा सा रफली समझेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होता किस तरह से है, जो मेन जो स्टेप है। तो जैसा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टेम्पलेट है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए हमें पता है। किसी और आरएनए वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस भी आरएनए वायरस ही है। तो वो जो है वो पॉलीमराइज होगा और एक आरएनए और आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनाएगा, जो कि जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है राइट साइड में आरएनए डीएनए हाइब्रिड। उसके बाद जो आरएनए है, जो वायरस का जो ओरिजिनल आरएनए मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो आरएनएज जो कि लेफ्ट साइड में है लिखा हुआ, उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ डीएनए बचेगा जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। और जो डीएनए है फिर वो क्योंकि डीएनए नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। तो एक रफ आइडिया ये है कि किस तरह से जो आरएनए है वो डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से बनता है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये जो इतना यूनिक एंजाइम है, इसके डिस्कवरी के पीछे भी एक यूनिक कहानी है। ये जो एंजाइम है उसको डिस्कवर किया था डेविड बॉल्टिमोर ने और हावर्ड टेमिन ने। इस पिक्चर में देख सकते हैं 3 साइंटिस्ट हैं, उनमें से जो लेफ़्ट साइड में है वो बॉल्टिमोर है और जो राइट साइड में वो टेमिन है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस एंजाइम की डिस्कवरी के लिए, और ओवरऑल जो फिजियोलॉजी के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो तीनों ने शेयर किया था। पर बेसिकली ये दोनों ही हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की डिस्कवरी से रिलेटेड है, यानी कि बॉल्टिमोर और टेमिन। आजकल एक और टेस्ट बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, वो है ट्रूनेट टेस्ट। तो ट्रूनेट जो टेस्ट है वो एक्चुअली में जैसे है ना न्यूक्लियर एम्प्लीफिकेशन टेक्निक जो होता है, इसमें भी हम बेसिकली जो RT-PCR का जो प्रिंसिपल है या PCR का जो प्रिंसिपल है, जिसको हमने इतने डिटेल में किया है, उसी पे बेस्ड है ये बेसिकली एक चिप बेस्ड मशीन है जो कि बैटरी ऑपरेटेड है।
और इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर का ही है। तो इस मशीन की हेल्प से जो कोरोना वायरस में जो एक ई जीन होता है, जो ई प्रोटीन बनाता है, जो कि इन्वेलप को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है, उसको डिटेक्ट करके कोरोना वायरस को स्क्रीन करते थे। पर बाद में इसके फंक्शन को थोड़ा बढ़ा के और इम्प्रूव करके इसको यूज़ करके हम एक जो वायरस का जो आरएनए होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं आरडीआरपी एंजाइम, उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इसका कोर प्रिंसिपल है वो आरटीपीसीआर का ही है, पर ये एक बहुत ही छोटा, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही छोटा और बैटरी ऑपरेटेड मशीन है और उसको एक आदमी बड़े आराम से ऑपरेट कर सकता है। और ये जो मशीन है ये खास करके ऐसे स्टेट्स जो जैसे कि यूपी है, बिहार है या उड़ीसा, झारखंड है, जैसे जहाँ पे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे ये काफ़ी रिमोट एरियाज़ में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड है और बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट पावर सोर्स से चल सकता है। इस टेस्ट को बेसिकली एक लैब टेक्नीशियन भी चला सकता है। उसके लिए ये चाहिए कि एक तो जो बंदा है वो एक्चुअली में अपने प्रोटेक्टिव गियर में हो, उसके बाद हम एक नेज़ल स्वैब या थ्रोट स्वैब, प्रेफरेबली थ्रोट स्वैब क्योंकि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं वायरस के मिलने के, उसको लेते हैं। उसके बाद उसको एक इनएक्टिवेट करते हैं और उसके बाद उसको एक कार्ट्रिज में डालते हैं जो बिल्कुल छोटा सा होता है, एक कैसेट प्लेयर के जैसा, और बस उसको डालना मशीन के अंदर और जो थोड़ा सा टाइम दिया और उसके बाद वो आराम से रिज़ल्ट दे देता है काफ़ी जल्दी। ये मशीन एक्चुअली में एक गोवा के फर्म ने डिज़ाइन की है और इसको WHO ने भी अप्रूव किया है टेस्टिंग के लिए। इस मशीन को पहले इस्तेमाल करते थे हम टीबी और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में जो ड्रग रेसिस्टेंस होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इसको पहले से यूज़ किया जा रहा था। तो बेसिकली इसको रीपर्पस किया गया है कोरोना वायरस के जीनोम या उसके ई जीन को या आरडीआरपी एंजाइम को डिटेक्ट करने के लिए, ताकि इस पैंडेमिक में भी हेल्प कर सके। इस मशीन को एक बार चार्ज करने के बाद ये करीब 8 से 10 घंटे चलता है और प्रैक्टिकली हर घंटे में 5 से 6 टेस्ट ये करके देता है। और ये लास्ट माइल डायग्नोस्टिक्स का एक परफेक्ट एग्जांपल है। जैसे ना लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जो होता है, उसी तरह ये लास्ट माइल डायग्नोस्टिक है। बिल्कुल इसको एक लैब टेक्नीशियन किसी भी रिमोट इलाके में जाके सिंगल हैंडेडली बिना इलेक्ट्रिसिटी के और बिना किसी स्पेसिफिक रिएजेंट को साथ में कैरी किए हुए बस मिनिमम इंस्ट्रूमेंट के साथ इसका इस्तेमाल करके बिल्कुल करेक्टली डायग्नोज कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक और टेस्ट जिसका नाम है CBNAAT टेस्ट। बेसिकली ये भी जो टेस्ट है ये पहले ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस में यूज़ होता था, जैसे कि ट्रूनैट टेस्ट यूज़ होता था। तो बेसिकली जिस तरह से कुछ मेडिसिन है जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है जिनको रीपर्पस किया गया शुरू में कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में ट्रायल बेसिस पे, उसी तरह ये दोनों टेस्ट जो हैं CBNAAT और ट्रूनैट टेस्ट, ये एक्चुअली में रीपर्पस टेस्ट हैं जिनका जो ये इनिशियली क्रिएट किए गए थे टीबी को डायग्नोज करने के लिए, पर इनको अभी हम यूज़ कर रहे हैं कोरोना वायरस के डायग्नोसिस में। तो जो CBNAAT जो टेस्ट है ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है रियल टाइम RT-PCR, उस पर बेस्ड है। तो RT-PCR तो वही कॉमन प्रिंसिपल है जिस पे ट्रूनैट बेस्ड है, यानी PCR और उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल करते हैं। पर इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है रियल टाइम RT-PCR। तो इससे पहले कि हम इस टेस्ट के बारे में और आगे जाने, थोड़ा सा हम रियल टाइम RT-PCR के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो रियल टाइम RT-PCR है वो बेस्ड है कुछ ऐसे DNA प्रोब्स जो कि डिस्कवर किए गए थे, जो कि DNA से बाइंड करने के बाद फ्लोरेसेंट चेंज शो करते हैं, यानी कि उन्हें कलर चेंज होता है जो कि हम देख सकते हैं। जैसे कि
कुछ प्रोब्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे SYBR ग्रीन प्रोब या टैकमैन प्रोब्स या स्कॉर्पियन प्रोब्स। तो ये सारे प्रोब्स हैं, उसको जब हम जैसे जब PCR रिएक्शन शुरू करते हैं तो साथ में ये प्रोब्स डाल देते हैं, और ये प्रोब्स हैं जो कि जो हमारा टारगेट DNA है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर उस सैंपल में हमारा टारगेट DNA होगा तो ये प्रोब्स जो है वो उससे अटैच हो जाएंगे और फिर वो कलर चेंज शो करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें जिस टाइम पर रिएक्शन चल रहा होगा, जैसे मान लेते हैं कि RT-PCR में हम 34 साइकिल्स करते हैं, पर अगर हम इन प्रोब्स को साथ में डाल देंगे तो हो सकता है 5वें या 6ठे साइकिल में ही ये जो टारगेट DNA है उससे बाइंड करना शुरू हो जाए और हमें उसी टाइम पे पता चल जाएगा। तो इससे हम काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी जल्दी पता कर सकते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जैसा नीचे वाले डायग्राम में है कि ये शो करता है SYBR ग्रीन जो एक प्रोब है वो, तो ये जो हमारा टारगेट DNA होगा उसके साथ बाइंड करेगा, और जब रिएक्शन चल रहा होगा तो उसी टाइम पे ये कलर चेंज ग्रीन कलर का हो जाएगा और फिर हम बता सकते हैं कि इसमें टारगेट DNA के है नहीं। RT-PCR में क्या होता है कि पहले हमें पूरा 34 साइकिल्स लेके जाना पड़ेगा, उसमें एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, उसके बाद फिर उसको दोबारा से डिटेक्ट करने में जो टाइम लगेगा वो अलग। इसमें क्या होगा कि हमें पूरी साइकिल्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे जो प्रोब्स हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ कलर चेंज है वो थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है, पर जो SYBR ग्रीन प्रोब है ये सबसे इकोनॉमिकल और सबसे कॉमनेस्ट यूज़ किया जाता है रियल टाइम RT-PCR रिएक्शंस में। जैसे दूसरी स्लाइड में एक डायग्राम है जो कि टैकमैन प्रोब्स है, उसका जो कलर चेंज है उसको शो कर रहा है। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म जो है वो SYBR ग्रीन जो प्रोब उससे डिफरेंट है। ये जो जिस मैकेनिज्म के बेसिस पे कलर चेंज शो करता है उसका नाम है फोर्स्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र, या शॉर्ट में इसको FRET फ्रेट भी बोलते हैं। तो ये जैसे टैकमैन प्रोब हो गया या मॉलिक्यूलर बीकन प्रोब है, ये सारे फ्रेट के बेसिस पे कलर चेंज हो करते हैं। पर बेसिक आइडिया यही है कि इनमें से किसी प्रोब का इस्तेमाल करते हैं प्लस RT-PCR के जो रिएजेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा जो टारगेट DNA है कि नहीं है। तो जो CBNA-80 टेस्ट है जो कि रियल टाइम RT-PCR पे बेस्ड है, वो बेसिकली इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड है। तो क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रिएजेंट और एक्स्ट्रा मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है, तो ये जो TrueNAT टेस्ट है उससे थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है इसकी मशीन। और इसकी मशीन के लिए एक वो काफ़ी थोड़ी बड़ी होती है और इसको नॉर्मली रिमोट लोकेशन पे यूज़ नहीं कर सकते, और इसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और कूलिंग वगैरह चाहिए। तो दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी दोनों के प्रिंसिपल TrueNAT और CBNA-80 के जो कोर प्रिंसिपल है वो सेम ही है। ये जो स्लाइड है उसमें शो किया गया है वो मशीन का हिस्सा जहाँ पे एक्चुअली में कार्ट्रिज को हम प्लेस करते हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें एक कार्ट्रिज होता है जिसके अंदर सारे रिएजेंट्स को डाल देते हैं और उसकी लेबलिंग कर देते हैं, और एक साथ हम देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा टेस्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि हर बॉक्स में एक कार्ट्रिज डाल के और उसको टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक साथ एक मशीन मल्टीपल टेस्ट रन कर सकता है, और कोई भी क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस नहीं है, क्योंकि जो सभी सैंपल होंगे वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग नॉन रीयूजेबल कार्ट्रिजेस में यूज़ किए जाते हैं। तो इससे रिज़ल्ट की कन्फ्यूजन का चांस भी बहुत कम होता है। कोरोना पैंडेमिक के शुरू होने के बाद से कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो कि काफ़ी चर्चा में हैं, क्योंकि इनका यूज़ किया गया था या किया जा रहा है कोरोना को ट्रीट करने के लिए। तो उनमें से एक ड्रग है रेमडेसिविर। तो हमने जब हम वायरस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, जेनेटिक स्ट्रक्चर, तो हमने देखा था कि जो कोरोना वायरस है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। तो अब इस ड्रग को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा उसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं।
तो जैसे कि स्लाइड में देख सकते हैं कि इसमें एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन और नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट बैकबोन, ये हम देख सकते हैं राइट साइड में। तो इसमें जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है उसमें राइबोज शुगर होता है, क्योंकि इसका जो आरएनए का जो पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूरासिल है उसकी जगह पे जो डीएनए होता है उसमें थायमिन होता है, तो एक डिफरेंस ये भी है। तो बेसिकली ये कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ यूनिकनेस है आरएनए के स्ट्रक्चर का। और हम देखेंगे कि अब रेमडेसिविर जो है वो एक्ट कैसे करता है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है, इसको 2014 में डेवलप किया गया था और इसका इस्तेमाल किया गया था एज अ पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर इबोला वायरस और मार्बर्ग वायरस। और कुछ रिसर्चेस किए गए थे इससे रिलेटेड MERS जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है उस पर भी। तो जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो जो आरएनए में जो एडिनोसिन है उससे मिलता जुलता है। और इसका जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि क्योंकि रेमडेसिविर जो है वो एक जो आरएनए है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है उससे रिजेंबल करता है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो रेमडेसिविर को जो नया आरएनए बन रहा होता है उसमें अटैच कर देता है। पर जब ये ड्रग अटैच होता है उसके बाद ये ड्रग उस एंजाइम को और फंक्शन नहीं करने देता है। तो यानी कि जो नए आरएनए चेन्स बन रहे होते हैं रेप्लिकेशन के दौरान उसको ये प्रीमेच्योरली टर्मिनेट कर देता है। तो क्योंकि इबोला वायरस, मार्बर्ग वायरस और जो MERS है वो सारे आरएनए वायरसेस हैं, तो उसी बेसिस पे इसका जो एप्लीकेशन है वो कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में किया गया था, या एटलीस्ट ट्रायल लिया गया था। ये स्लाइड है उसमें एक रफ आइडिया दिया गया है। जो बबल शेप जो हम देख सकते हैं वो है एक आरएनए पॉलीमरेज। और हम देख सकते हैं कि जैसे एक एबनॉर्मल जो एनालॉग या बिल्डिंग ब्लॉक है जैसे कि रेमडेसिविर है, जो कि ऐसे दिखने में तो स्ट्रक्चरली सेम है पर एक्चुअली में वो एक सिंथेटिक ड्रग है। तो वो जब जैसे ही अटैच करता है तो ये उसके आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन है वायरस का फर्दर वो स्टॉप हो जाएगा।